आज हम चैप्टर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर 2 की यूनिट 1 पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ डिमांड, और हमारा डिमांड पूरा खत्म हो गया था। रजिस्टर सब बंद कर दो अब अपने 10-15 मिनट के लिए। हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया था। जितना भी हमने डिमांड के बारे में पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो शुरू होगा वो कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई शुरू होगा इसी चैप्टर में। बाकी डिमांड से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हमारी सब चीजें वाइंड अप हो चुकी है। क्लियर हो गई बात। हमने पढ़ा था डिमांड क्या होती है। डिमांड विलिंगनेस टू परचेज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वेरी गुड। और हमारी ये क्या होती है, डिजायर टू परचेज होती है। इससे हमारे 3 फैक्टर्स निकलते हैं। कौन कौन से? मीन्स टू परचेज। मीन्स टू परचेज का मतलब क्या है, किस चीज के बदले हम खरीद रहे। कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन क्या है। क्लियर होती है बात। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, वो तो इनवर्स रिलेशन हो गया। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग रहती है और इट इज अ फ्लो होती है। और ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फ्लो होती है या नहीं होती है। क्लियर होती है बात सबको। फिर हमने पढ़ा था हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या क्या थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहले हमें टॉपिक बताओ, शॉर्ट फॉर्म टॉपिक, जिसमें पी डबल है या सिंगल है, डबल है। टी से, ओ से, पी से, आई से, सी से, कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर हो गई बात। क्या कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन यानी कंज्यूमर बिहेवियर है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस ही है, सॉरी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस ही है। गुड। फिर हमने पढ़ा था अदर फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स थे। नेशनल इनकम, पॉपुलेशन। सबको बोलने दो, सिर्फ तुम दो की आवाज ही आ रही है। चलो फिर हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में 4 तरीके के इफेक्ट पढ़े थे। कौन कौन से? स्नॉब इफेक्ट और वेवलेन इफेक्ट और थे। फिर हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, देखा देखी, एग्जांपल आईफोन। फिर हमने पढ़ा था बैंडवैगन इफेक्ट, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव वे में हम कोई चीज खरीद रहे हैं, जीन्स का एग्जांपल था। वेरी गुड। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था स्नॉब इफेक्ट, उसमें क्या था, हम नहीं खरीदते। एग्जाम्पल टी शर्ट या फिर लहंगे का एग्जाम्पल दिया था कि सेम चीज अगर हमें मार्केट में दिख गई तो वो मैं क्यों खरीदूं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था वेबलेन, सोशल लग्जरी गुड्स। क्लियर होती है बात सबको। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिमांड फंक्शन क्या होता है, प्राइस होती है, हाँ, पी आर प्लस पी एक्स प्लस वाई, जिसमें पी एक्स है प्राइस ऑफ गुड्स। यानी कि जो भी चीज मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वो हमारी डिमांड को इफेक्ट कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपना डिमांड फंक्शन। फिर हमने पता लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया, एल्फ्रेड मार्क। देखो नाम आज फिर गलत हो रहा है। हाँ 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 जरूर। एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड दिया था। उसमें क्या बोला था, सिट्रस वेरिएबल्स क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, जिसमें बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहने वाली। फिर हमने पढ़ा था मार्केट डिमांड और मार्केट शेड्यूल, या फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है हमारा, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। वेरा कर्व क्या होता है हमारा, स्लोप क्या रहता है इसका, हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। और फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। क्लियर रहेगी ये बात सबको। फिर हमने पढ़ा था क्या हमारे 2 तरीके के इफेक्ट होते हैं जो हमारे रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होता है। क्या होता है वो, जो हमारा रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, रेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। क्या बोला था, जितना ज्यादा हम खरीदेंगे उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाएगी। और ये चीज हमें आज भी पढ़नी है, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट पक्का करके रखना है हमें। क्लियर हो गई ये बात, ये चीज आज और पक्की हो जाएगी हमारी। फिर हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इफेक्ट। उसमें क्या क्या थे, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका कंक्लूजन बताओ मेरे को, क्या निकला था हमारा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमारा जो इनकम इफेक्ट होता है वो कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, नॉर्मल गुड्स वाला पॉजिटिव होता है और इंफीरियर गुड्स वाला नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो हमारा प्राइस इफेक्ट होता है वो हमारा नॉर्मल गुड्स में क्या रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव। वेराज हमारा जो इंफीरियर गुड्स होंगे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन चलेगा, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर होती है बात सबको। फिर हमने थर्ड पॉइंट कौन सा पढ़ा था, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स ज्यादा आएंगे तो हमारी मार्केट की डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जांपल क्या था इसमें,
गोलगप्पे का। फिर हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट यूजेस, एग्जांपल मिल्क, यानी कि जितने ज्यादा यूजेस होंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर होती है बात सबको। फिर हमने पढ़ा था एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या थे, गिफन गुड्स किसने दिए थे, सर रॉबर्ट गिफन ने दिए थे। उसमें उन्होंने किस चीज का एग्जांपल दिया था, मीट और ब्रेड का। ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर, या फिर ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर, सॉरी ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, या फिर ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स, ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स। इसमें हमने ये पढ़ा था क्या ब्रेड हमेशा गिफन रहेगी, नहीं, कंपैरिजन होगा तब हम बात करेंगे। और बताओ क्या थे एक्सेप्शन, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स कौन से थे, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स कौन से थे, लग्जरी गुड्स, इसके दो नाम थे, नहीं, वेबलिन गुड्स और स्नॉब गुड्स। अब क्लियर होती है। और इसमें एग्जांपल क्या था हमारा, डायमंड का, यानी कि प्राइस जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि उतना ही ज्यादा डायमंड हमें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। फिर हमने पढ़ा था कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, एग्जांपल एसी, कूलर, टीवीज, वेरी गुड, यानी कि ऐसी नेसेसिटीज जिनके बिना लाइफ कट सकती है लेकिन आज की डेट में नहीं कटती है। क्लियर हो गई बात। फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर प्राइस का पॉइंट, क्या था उसमें, हाँ वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा था स्पेक्यूलेटिव गुड्स कौन से होते हैं, स्टॉक और शेयर्स, यानी कि उस टाइम पे हमारा दिमाग अनयूजुअली बिहेव करने लगता है। क्लियर हो गई बात। फिर हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन में हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, क्या क्या थे वो। जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मैं पूछती हूँ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा तो किस वजह से होगा, प्राइस की वजह से, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी। वेयरएज यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन डिमांड में प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सब फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है। हमने जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ा था उसमें हमने इंक्रीज पढ़ा था या एक्सपेंशन पढ़ा था, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। जो हमारा एक्सपेंशन होगा वो क्यों होगा, हमारा एरो किधर वर्क कर रहा है एक्सपेंशन में, नीचे की तरफ, यानी कि प्राइस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्वांटिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। वेयरएज जब वही कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी तो वहां पे हमारा एरो किधर वर्क करता है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ पे मूवमेंट हो रही है या शिफ्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, यानी कि कर्व आपस में ही रिवॉल्व कर रहा है, बस वहां पे हमारा एरो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी हमारा प्राइस बढ़ रहा होगा और क्वांटिटी कम हो रही होगी। क्लियर हो गई बात सबको। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमारा चेंज इन डिमांड किस किस वजह से हो सकता है, एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड वेरी गुड। फिर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे शिफ्ट होता है, मूवमेंट होता है, राइट वर्ड शिफ्ट क्यों होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो वो क्यों बढ़ रही होगी, सब्स्टिट्यूट्स जो होंगे वो, सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री का घट, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी वो फेवरेबल होंगी, अनफेवरेबल होंगी, फेवरेबल होंगी। और भाई हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होंगे वो भी फेवरेबल होंगे। क्लियर होती है बात सबको। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक शुरू होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, उसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इन वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स यहाँ पे हमने 4 तरीके के पढ़े थे, कौन कौन से, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते थे, नहीं, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते थे। क्लियर हो गई बात। हमने 5 डिग्रीज पढ़ी थी, कौन कौन सी, क्या हो गया, 5 इलास्टिसिटी पढ़ी थी। 0 है तो वहां पे क्या होगा, परसेंटेज इन क्वांटिटी क्या होगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मैं पूछ रही हूँ वो चीज बोलना। ED इज इक्वल टू 0, ED इज इक्वल टू 0 है, उस केस में हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा, 0। वेयर ED इज इक्वल टू इंफिनिटी है तो वहां पे क्या 0 रहने वाला है, परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। प्राइस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रही है। क्लियर होती है बात सबको। फिर हमने क्या पढ़ा था, ED इज इक्वल टू 1 में दोनों चेंजेस इक्वल होने वाले, ED इज ग्रेटर देन 1 में क्वांटिटी ज्यादा होगी और ED इज लेस देन 1 में क्वांटिटी वाला कम होगा एज कम्पेयर टू वेरिएबल। क्लियर होती है बात सबको। फिर हमने सारे वेरिएबल्स पढ़े थे, कौन कौन से वेरिएबल्स थे, PX, PR, Y और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और इन सबके नाम थे, इन सबके फॉर्मूला में जहां जहां वेरिएबल्स है वहां इन सबके नाम सब्स्टिट्यूट होते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात सबको। फिर हमने पढ़ा था मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स है, 4 मेथड्स पढ़े थे, नाम बताओ, पॉइंट, आर्क, ज्योमेट्रिकल मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले या फिर टोटल रेवेन्यू मेथड। क्लियर हो गई बात सबको। फिर हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट इलास्टिसिटी, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, फॉर्मूला क्या बताया था,
हाँ वेरी गुड, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू डेल्टा, उल्टा बोल दिया है क्योंकि 1 अपॉन स्लोप था, याद आ रहा है। यानी कि अगर Q डेल्टा Q ऊपर आ रहा है तो हमारा नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा Q1 माइनस Q0। क्लियर होती है बात। इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, ये है हमारा फॉर्मूला। उल्टा चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे याद रखो। क्लियर हो गई ये बात सबको। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन स्लोप इंटू चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात। चलो फिर हमने पढ़ा था जो आर्क मेथड, आर्क इलास्टिसिटी क्या थी वो, दो पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी की बात कर रहा होता है। फॉर्मूला क्या था, अपॉन, वेरी गुड, इंटू प्लस P1 अपॉन माइनस P1। ये फॉर्मूला याद नहीं है किसी को निहाल के अलावा। और अगर ये पेपर में आ गया ना, कुछ नहीं करते रह जाओगे, बता रही हूँ मैं। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी नहीं थी कहीं, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं थी कहीं पे। याद आ रही है, क्यों याद नहीं है, याद क्यों नहीं है फॉर्मूला, बोलो। वैसे पढ़ा है घर पे, हाँ, और वैसे याद नहीं है, एक के अलावा किसी को याद नहीं है ये फॉर्मूला। फिर जो मैट्रिक मेथड पढ़ा था उसमें क्या था, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। उसमें हमारा क्या निकलता था, अलग अलग पॉइंट्स मार्क करे थे हमने, A B C D E, यानी कि ए पे इंफिनिटी, यहाँ पे 0, उसके बाद सी पे 1, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे लेस देन 1। क्लियर कोई बात। फिर हमने टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर में था, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। और इसका हमारा क्या निकलता था कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे होते हैं, एनालिसिस पे बात कर रहे होते हैं, किस चीज पे बात कर रहे होते हैं। फॉर्मूला है क्या इसका कोई, फॉर्मूला है क्या कोई, नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एरोस की बात कर रहे हैं। यानी एरोस सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे होंगे तो हमेशा ईडी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, और एरोस डिफरेंटली वर्क करेंगे तो लेस देन 1, और अगर एरो वर्क ही नहीं करेगा तो वहां पे 1। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हमने पता एनालिसिस, नहीं मैंने मना तो करा था, यहाँ पे जीरो इन्फिनिटी का सिस्टम ही नहीं है। फिर हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी के एनालिसिस। सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी की जब हमने बात करी थी तो हमारे गुड्स कौन कौन से पार्ट डिवाइड हो रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स, नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल कब होंगे, जब हमारी इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव के केस में, और पॉजिटिव में अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो नेसेसिटीज है, और 1 से बड़ी और इंफिनिटी के बीच में तो लग्जरीज है। क्लियर हो गई बात। फिर हमने पढ़ा था हमारे जो पी वाई से यानी क्रॉस इलास्टिसिटी से जो गुड्स इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। पॉजिटिव होगा तो, और नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर हो गई बात। और अगर 0 से 1 होगा तो वीक वाले कॉम्प्लीमेंट्स और वीक वाले सब्स्टिट्यूट्स होंगे, वेराज 1 से बड़ा और इंफिनिटी तक होगा तो स्ट्रॉन्ग वाले सब्स्टिट्यूट्स और स्ट्रॉन्ग वाले कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। क्लियर हो गई ये बात सबको, सबको समझ में आती है। फिर हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा हमेशा नेगेटिव होगी, 0 पे परफेक्टली इन इलास्टिक, और यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है, क्या हो गया, उल्टा समझ में आ गया। 1 पे यूनिट इलास्टिक, और 0 से 1 पे इन इलास्टिक, और वहां पे इलास्टिक। क्लियर हो गई बात। और ईडी वाला कंफ्यूजन अभी दोबारा क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि वो सबको क्लियर है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, कौन कौन से थे, प्राइस, वेरी गुड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कुछ भी बोल दो, एक ना एक तो दीदी हाँ कर ही देंगी, टाइम पीरियड, डिफरेंट यूजेस, और अदर फैक्टर्स। एक और बचा है शेयर इन कंज्यूमर्स बजट, जिसमें हमने बात करी थी एक कार की, और अगर हमें एक सिगरेट का पैकेट खरीदना है तो, याद आ गया, आ गया दिमाग में, बाइक खरीदनी है और सिगरेट का पैकेट खरीदना है, याद आ गया सबको। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा नेचर ऑफ गुड्स, लग्जरी होंगे तो डिमांड बढ़ेगी या इलास्टिक इन इलास्टिक, और नॉर्मल होंगे तो इन इलास्टिक। क्लियर हो गई बात। चले अब आगे, चलो यूनिट 2 का हेडिंग डाल लो।
यूनिट 2 है हमारी कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, कंज्यूमर का बिहेवियर किस चीज पे डिपेंड करेगा? कंज्यूमर की प्राइस पे, आदत पे, या फिर उसकी, ये सिर्फ इस यूनिट में हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे। यूटिलिटी, इसको और क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, और बेसिकली हमारी कंज्यूमर की वांट्स पे, कंज्यूमर की वांट्स कैसी हैं, क्या है। क्लियर होती है बात सबको? यानी कि हमारा कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा? हमारी कंज्यूमर की वांट्स पे डिपेंड कर रहा होगा। निहाल दिख रहा है? ये साइड करूं पोडियम, रुक जाओ। चले आगे, चले आगे ना, यहाँ पे वांट्स को लिखो बीच में और इससे एरोज निकालते चले जाना आप। और कोई चीज लिखनी हो जो मैं यहाँ ना लिखूं तो उसको ऐड कर लेना। समझ में आती है बात सबको? जो हमारी कंज्यूमर की वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं? इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड कंज्यूमर की वांट्स होती है। यानी कि कंज्यूमर को हमेशा क्या चाहिए होता है? सस्ते में अच्छा चाहिए होता है, और जितना ज्यादा मिल जाए उतना ज्यादा चाहिए होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज हमें डीमार्ट में दिख रही होती है बाय वन गेट वन फ्री, तो हमारा दिमाग उसकी तरफ ज्यादा जाता है एज कम्पेयर टू 16 चीजों के ऊपर। क्लियर होती है बात सबको? एग्जाम्पल लिखना है तो यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री का एग्जाम्पल लिख लो। यानी कि कंज्यूमर की वांट्स क्या है? हमारी अनलिमिटेड वांट्स है। दूसरा, जो हमारी कंज्यूमर की वांट्स होती है वो हमेशा सब्जेक्टिव इन नेचर होती है। सब्जेक्टिव इन नेचर जैसे कि किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वंश की डिमांड एक लड़की से अलग है और आकाश की डिमांड एक लड़की से अलग है। क्लियर हो गई बात? याद रहेगा, अगर ये एग्जाम्पल लिखना है तो ये एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है? देखा, अपने ऊपर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे पता है क्या नाम चेंज होगा दोनों की कॉपियों में? आदर्श और साई हो जाएगा दोनों की कॉपियों में नाम। चलो, यानी कि किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है, किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। यानी कि हमारी कंज्यूमर की वांट्स क्या है? सब्जेक्टिव इन नेचर है, किसी की भी ऑब्जेक्टिव इन नेचर नहीं है। यानी कि तुम एक एक दो दो चीजें नहीं उठा सकते, बहुत सारी वाइड कंज्यूमर की डिमांड है। उसके बाद जो हमारी कंज्यूमर की डिमांड होती है ना, वो हमेशा सैटिटी इन नेचर होती है। सैटिटी का मतलब पता है किसी को क्या होता है? इस चीज को लिख लो, सैटिटी का मतलब होता है फुलफिलनेस। फुलफिलनेस का मतलब क्या हुआ? एक तरह से सेटिस्फैक्शन। सैटिटी यानी सेटिस्फैक्शन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई होने वाली चीजें होती हैं, फुलफिल हो सके, सेटिस्फाई हो सके, ऐसी वांट्स होती हैं कंज्यूमर की। क्लियर होती है बात सबको? उसके बाद हमारी कंज्यूमर की वांट्स और कैसी हो सकती हैं? वाओ, अब ये मैं यहाँ तो नहीं लिख सकती ना, गंदी हो सकती है, गांजा ही चाहिए, ये तो मैं नहीं लिख सकती। यहाँ पे क्या हो सकती है? बोलो। ये होती है हमारी कॉम्पिटेटिव इन नेचर। कॉम्पिटेटिव कैसे? जैसे कल हो रही थी वंश की, दीदी भूख लग रही है बट पहले पढ़ा दो फिर खा लूंगा, या पहले खा आता हूँ फिर पढ़ लेंगे। यानी कि कॉम्पिटेटिव है नेचर पे, मतलब एक तरह से लड़ाई हो रही है, दिमाग में ही लड़ाई हो रही है हमारी, कि नहीं, दो सोच को लेके। इसका मतलब हमारी डिमांड क्या है? वांट्स क्या है? हमारी कॉम्पिटेटिव इन नेचर है। एग्जाम्पल क्या रहेगा? क्यों हंसी आ रही है? वो आदर्श, आगे आ जाओ तुम नहीं हंसते हो, उसके बाद वो सब हंसने लग जाते हैं। या तो तुम जादू ही कुछ करके लाते हो अपनी हंसी में, कि जब तुम हंसोगे तो सब हंसेंगे। नीला ड्रम अभी लेकर आती हूँ। बताओ, आगे आ जाओ, जल्दी से आगे आ जाओ। चले आगे। जो हमारी कंज्यूमर की वांट्स है वो और कैसी हो सकती है? कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर होती हैं, यानी कि किसी एक चीज पे डिपेंड होती है बस। इसका एग्जांपल तो कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर कैसे हो सकती है? एक साथ दो चीजों की डिमांड। एग्जांपल, कार के साथ पेट्रोल की डिमांड करना सबसे बढ़िया एग्जांपल है। दारू के साथ चखना, बिना चखने के दारू गले से उतरेगी नहीं। क्लियर हो गई बात? यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री वांट्स है। अब क्या हो गया? तुम्हें चाय के साथ नमकीन परमानेंट याद रहेगा या दारू के साथ चखना परमानेंट याद रहेगा? ये सब चीजें तुम्हें याद, मैं अब नहीं करने वाली हूँ, कल से दिमाग नहीं खर्च करने वाली मैं एग्जाम्पल सोचने में। अब मैं यही करूंगी कि मैं एग्जाम्पल बिना लिखे क्लास में आया करूंगी और मैं तुम लोगों से पूछूंगी और जो तुम कहोगे वही लिख दूंगी, ठीक है? ये दारू चखना गांजा गया बाढ़ में, तुम्हें याद करवाने के लिए मैं एग्जाम्पल लिखूं और तुम हंसते रहते हो। हाँ नहीं तो। चले आगे, चले।
अब क्या हुआ? वो क्या, उसने क्या करा? वो दारू थोड़ी पीती है। तो उसकी तरफ इशारे क्यों कर रहे हो? अरे बोलो, अरे बोलो, बोलो क्यों ऐसे जा रहे हो? बोलो तो, उसकी तरफ इशारा क्यों करा वंश? बोलो, अब मेरा दिमाग नहीं घूमता रहेगा। पहले बताओ जल्दी, क्यों इशारा करा तुमने याशिका की तरफ? वो पीती है, तुमने देखी है? तुमने कहीं पीते हुए उसे? तो फिर उसकी तरफ इशारा क्यों करा इस कॉन्वर्सेशन में? हद है बिल्कुल। वो कहाँ सी? तुम्हारी तरह तो नहीं हंसती वो कि उसके बाद यहाँ तक आए। तो ऐसे, पता है, ऐसे इन दोनों में से एक सिर्फ एक दिन दिशा हंसी थी, उसके अलावा इन दोनों में से कोई कोई कभी इन दोनों में से कोई कभी ऐसा नहीं हंसता कि यहाँ तक आवाज आ रही है। ठीक है, वो अपने आप में हंस रहे हैं, अपने आप चुप हो जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो हंसी ऐसे रहे हो कि पीछे के पांचों ही हंस रहे हैं। अभी अभी हंसने लग जाओगे, एक सेकंड। देखो देखो देखो, तीनों हंस रहे हैं, तीनों ही हंस रहे हैं। हमारी वांट्स किस चीज पे डिफर करेंगी? डिफर कहाँ कहाँ करेंगी? इन चेंज ऑफ, बोलो, बोल नहीं रहे। वाई पे जो हमारी चेंज इन इनकम होगा तो हमारी वांट्स चेंज नहीं होंगी? होंगी या नहीं होंगी? प्राइस पे भी हो सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे हमारे सारे पी टॉपिक वाला पॉइंट आ जाएगा, TOPPIC वाला टॉपिक आ जाएगा। जो हमारी कंज्यूमर की वांट्स होती हैं, तुम्हारी वांट्स होंगी, क्या वो डिपेंड नहीं करेंगी कि क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में? इसी एग्जांपल को लिंक कर लो, आजकल की लड़कियां सिर्फ और सिर्फ दारू और सिगरेट पी रही हैं, तो तुम्हें भी अपने अंदर वो चेंज लाने पड़ेंगे ना, कि तुम्हारी डिमांड चेंज हो जाएगी। बस, तो फिर खुद तो तुम सब करो, लड़कियों को कुछ करने मत दो, है ना? फिर उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, अरे हद हो गई। तो लड़की सिर्फ वही है क्या यहाँ पे? लड़की तो दिशा भी बैठी है, मैं भी हूँ। चलो आगे चलो, चले आगे, चले। जो हमारी वांट्स होती हैं, क्या वो हमारी हैबिट्स भी बन सकती हैं? yes. जैसे? वेरी गुड। अब मैंने नहीं दिया ये एग्जांपल, बाद में बोलोगे कि दीदी बनती है शराबी। और ये हमारा टाइम और प्लेस से भी वेरी करती हैं, यानी कि हम किस जगह पर हैं और कहाँ, मतलब किस टाइम पर हमारी डिमांड्स हो रही हैं, किस टाइम पर हमारी वांट हो रही है, वो इन चीजों पे भी रिफ्लेक्ट करती हैं। क्लियर हो गई ये बात सबको? चले आगे, लिख लिया? क्या दिया था बताओ भाई, बताओ। अब क्यों हंस रहे हैं? क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल क्या दिया था, कोई बताएगा? कल वाला एग्जाम्पल दिया था, वंश को भूख लग रही है लेकिन इनको भी पढ़नी है। क्या हो गया, क्या हो गया? पता है सब चीजें रिकॉर्डिंग में जाती हैं यार, तुम सुनते ही नहीं हो रोज। तुम सारे बैचेस में ये करते हो, मुझसे ज्यादा खुल गए हो। बोलो, ये सारे बैचेस में ऐसे ही रहते हैं तीनों? ये यहाँ इस बैच में कुछ ज्यादा अटैक पड़ते हैं ना? क्यों पड़ते हैं? मेरी शक्ल पे कुछ लिखा है? इसकी तरफ इशारा कर रहे हो। अब इसने क्या करा? क्या बोला उसने? तो तुम ये तो बताओ, हुआ क्या, कैसे बोला उसने? उसकी हंसी रुक जाए, उसका पेट का दर्द रुक जाए, हंसते हंसते उसके पेट में दर्द हो गया है अभी। ऐसा ना कुल्ला कर दे वो, आदर्श के ऊपर अभी। यही होगा, कुल्ला ही होगा अभी फिर सीधा यहाँ पे। चले आगे। जो हमारी ये बॉन्ड्स होते हैं, ऐसा समझ में आ गया कॉम्पिटिटिव कौन सी होती है? समझ में आ गया? यहीं से एक कर्ली ब्रैकेट डाल दो। तुम्हें क्या लग रहा है, जो हमारी बॉन्ड्स है वो दो गुड्स में डिवाइड हो सकती हैं, कौन कौन से? नेसेसिटीज में
और लग्जरीज में, यानी कि या तो वो बिल्कुल नेसेसिटीज होंगी या वो बिल्कुल लग्जरी होंगी, यानी कि दोनों क्या है, हमारे एक्सट्रीम्स पॉइंट है। क्लियर होती है बात सबको? ये क्या है, हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स है। यानी लग्जरीज यहाँ पे कैसी हो सकती हैं, जैसे हमारा डायमंड, गोल्ड, रेफ्रिजरेटर, कुछ लोगों के लिए रेफ्रिजरेटर आज भी लग्जरी गुड्स में आता है। क्लियर होती है बात? वही नेसेसिटीज में क्या एग्जांपल हो गए, कपड़ा लत्ता, पानी, बिजली, ये सब हमारी नेसेसिटीज होती हैं। यानी कि इन दो के बीच में भी कहीं ना कहीं कोई तो गुड्स होंगे। कौन से हो सकते हैं वो? उन्हें बोलते हैं कंफर्ट्स। जैसे टीवी, एसी, स्लीप वेल का गद्दा, ये सब हमारे क्या है, कंफर्ट। सोफा, फर्नीचर, ये सब क्या है, हमारे कंफर्ट्स हैं। यानी कि इनके बिना भी लाइफ कहीं ना कहीं नहीं कटती। यानी कि जो हमारे गुड्स हैं वो तीन तरह से डिवाइड होते हैं। ये जो गुड्स होते हैं कंफर्ट्स, ये इन दोनों के बीच में लाए कर रहे होते हैं। यानी कि जो हमारे कंफर्ट्स है उसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या होगी, ये लाए करते हैं किसके बीच में, लाइज बिटवीन नेसेसिटीज एंड लग्जरीज। यानी कि अगर कहीं पे भी आएगा तो क्या लिखना है, हमें कंफर्ट लिखना है। चले आगे। जो हमारी नेसेसिटीज होती हैं वो किस चीज के लिए एसेंशियल है, फॉर सर्वाइवल, फॉर लिविंग। क्या हमारा जो लग्जरीज है वो भी लिविंग के लिए एसेंशियल है? क्या जो हमारे लग्जरीज है वो भी लिविंग के लिए एसेंशियल है? यानी कि क्या है, नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग। डायमंड के बिना भी तो लाइफ चल सकती है, चल सकती है। कपड़े लत्ते के बिना चल सकती है, नहीं चल सकती। क्लियर हो गई बात? हम आदिवासी नहीं है। अब क्या हुआ, हुआ क्या? अब क्या जोक मारा मैंने? अब कोई जोक मारा मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। चले आगे, चले चले, लिख लिया सबने? क्या हो गया? चले, अब वो मना कर रहे हैं। पहले हंसते रहेंगे फिर मना करेंगे। चलो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक, यूटिलिटी। क्या होती है यूटिलिटी? दूसरा नाम क्या बताया था लास्ट टाइम? यूजफुलनेस नहीं होती, अभी हम पढ़ेंगे। यूटिलिटी को हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। और इसी का दूसरा नाम जो हमने अभी पढ़ा इससे पिछले कॉन्सेप्ट में, क्या था वो? हाँ, सैटिटी बोलेंगे। सैटिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, फुलफिलनेस। क्लियर हो गई बात? लेकिन अभी हमें निहाल ने बोला कि क्या यूटिलिटी यूजफुलनेस है? नहीं है। वेरी गुड, यूजफुलनेस नहीं है। एग्जाम्पल है गांजा, दारू, सिगरेट, कुछ भी बोल लो। क्यों? क्यों? सेटिस्फैक्शन हो रही है, मजा आ रहा है, पीने में मजा तो आता है, सेटिस्फैक्शन हो रही है, यानी हमारी यूटिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है? यूटिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। लेकिन क्या ये यूजफुल है? नहीं है। यूजफुल किसके लिए हो गई भाई? गांजा किसके लिए यूजफुल हो गया? गांजा यूजफुलनेस किसके लिए है? मैं कह रही हूँ यूज तो क्या तुम्हारे लिए, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। हमारी यूनिट का नाम क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। क्या कंज्यूमर के लिए यूजफुल है? स्ट्रेस में हेल्प करता है, लेकिन हेल्थ तो इफेक्ट हो ही रही है, अंदर इधर किडनी तो खराब हो रही है, लिवर तो खराब हो रहा है। और वो तो यूटिलिटी हो गई कि तुम्हारा एंजाइटी दूर कर रहा है, स्ट्रेस दूर कर रहा है, वो तो यूटिलिटी हो गई, मजा आ रहा है तुम्हें उसे पीने में। और ये हमारा एग्जाम क्वेश्चन है, क्या ये है या नहीं है? वाओ वाओ। अब क्या हुआ? अब साई ने क्या करा? वो तो चुप बैठा है।
यानी कि जो हमारी यूटिलिटी होती है, ये भी हमारा एक अगला एग्जाम क्वेश्चन बनता है, जो हमारी यूटिलिटी होती है वो एथिकली न्यूट्रल होती है। कैसे? यार वो क्यों बना था, लेकिन वो बन नहीं रहा, ये लो। एथिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, बोलो। कहीं ना कहीं वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, तुम दारू पियो या ना पियो, सेटिस्फैक्शन तो मिल रही है। तुम्हें दारू पी के भी सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, ना पी के भी सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, यानी कि वो एथिकली न्यूट्रल है, कहीं ना कहीं वो लाई नहीं कर रहा कहीं पे भी। क्लियर हो गई बात? चले आगे। अब हमारा मेन चैप्टर शुरू होने वाला है। ये थ्योरी थी जो इंपॉर्टेंट थी पढ़ने के लिए। ग्राफ्स बनाएंगे, थ्योरीज जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं वो पढ़ेंगे। चले आगे। हाँ, जज नहीं कर रहा। एथिकली न्यूट्रल का मतलब जज, मतलब उसको तुम कैसे भी लिख लो, जज नहीं कर रहा, क्रॉस बना लो। मैंने क्या बोला, जो चीज मैं बोल रही हूँ मैं लिख नहीं रही, उसे खुद लिख लो। चले। अब आती है हमारी कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी। कितनी स्पेस है? 1 मिनट। इधर लिख लो, पेज पे बची है पीछे स्पेस, तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये बहुत छोटू कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद जब शुरू होगा वो मेन कॉन्सेप्ट होगा। लिख लो, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसको नए पेज से स्टार्ट करना। इसको यहीं लिख लो। क्लियर है? हेडिंग है ये। जो हमारी कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी होती है वो दो तरीके में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी कार्डिनल थ्योरीज, और एक होती है हमारी ऑर्डिनल थ्योरीज। 12th वालों को पता है क्या होती है? कार्डिनल मतलब काउंट कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिफाइबल होती हैं। इसका नाम क्या बोला है यहाँ पे? क्वांटिफाइबल होती हैं। क्वांटिफाइबल यानी कि मेजर हो सकती हैं। यानी कि यहाँ पे तुम सेटिस्फैक्शन को नंबर में तोल सकते हो। किसने तोली थी? किसने तोली थी? हमने इस चैप्टर में पढ़ा है पहले ये। सेटिस्फैक्शन को मेजर किसने किया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। यानी कि कार्डिनल थ्योरी किसने दी है? क्लियर हो गई बात सबको? वही ऑर्डिनल क्या होगा? कार्डिनल का अपोजिट, यानी कि क्या होंगी? नॉन नॉन क्वांटिफाइबल। अब क्या हो गया? यानी कि यहाँ पे तुम मेजर नहीं करोगे, किसी भी स्पेसिफिक चीजों को तुम यहाँ पे मेजर नहीं कर रहे, या तो तुम उसको रैंक्स दे रहे हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो बताओ? रैंक्स ही दे रहे हैं, बेसिकली रैंक्स दे रहे हैं, और रैंक्स देते हैं या फिर हम उनके प्रेफरेंसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात? ये किसने दी थी? नाम रिपीट हो रहा है, नाम रिपीट हो रहा है, हिक्स एंड एलन का। याद रहेगा? नाम तो रिपीट हो गए। हिक्स और एलन ने और क्या किया था, कौन सी थ्योरी दी थी? प्राइस इफेक्ट की थ्योरी दी थी। और एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी थ्योरी दी थी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी उसी ने दी थी, लॉ ऑफ डिमांड भी उसने दिया था। क्लियर हो गई बात? चले आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। अब हम कार्डिनल थ्योरीज पढ़ेंगे आज। चले।
पीछे रिमोट है, नॉन क्वांटिफाइबल, वो रहा रिमोट। बंदी कर दिया। हिक्स हिक्स, विक्स वाला हिक्स। क्या ऑर्डिनल थ्योरी इन दोनों ने दी थी, और कार्डिनल थ्योरी हमारी किसने दी थी, मार्शल ने दी थी। चलें आगे चलें। अब क्या हो गया, हाँ बताओ। नहीं, अब ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, या तो ऐसे क्रॉस कर लो पेज को, बचे हुए पेज को, और फिर कंटिन्यू कर लो, बट ये नया कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। चले, कर दूं पेज आगे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कार्डिनल थ्योरी। अब ये मैंने बोला कार्डिनल किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। और इसकी थ्योरी का नाम जो हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे वो है एमयू एनालिसिस। क्या वहां पे भी हमने एमयू के बारे में कुछ पढ़ा था, क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एमयू एनालिसिस की। अब यहाँ पे मार्शल कह रहा है कि एमयू एनालिसिस को पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशंस ऐसी हैं जो तुम मान लो, हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन ये होंगी, तभी ये मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगी। क्लियर हो गई बात। पहले वो एजम्पशंस लिखते हैं और साथ साथ समझते हैं। क्या इसका एजम्पशंस का मतलब क्या हुआ, हो या ना हो, लेकिन मान लो कि ऐसा हो रहा है। पहली चीज, कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या होता है, बोलो, लॉजिक यूज करता है। जो कंज्यूमर रेशनल है, रेशनल का मतलब यहाँ पे क्या है, साउंड माइंड का बंदा है। अगर तुम लॉ की भाषा में बोलोगे तो साउंड माइंड यानी कि दिमागदार है। क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बैग में यहाँ पे दो बैग्स बना लो, यहाँ पे पड़े 1 लाख रुपए वाला बैग और यहाँ पे पड़ा है 100 रुपए वाला बैग, तो तुम किसकी तरफ भागोगे, 1 लाख की तरफ। यानी कि जो कंज्यूमर ये 1 लाख की तरफ भाग रहा है वो क्या है, रेशनल कंज्यूमर है। क्लियर हो गई ये बात सबको। अब क्या हुआ, यानी कि एक तरह से वो किसके पीछे भाग रहा है, हमारी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ भाग रहा है। समझ में आ गई ये बात सबको, समझ ही नहीं आई, मैंने बोला समझ में आ गई बात सबको, कह रहा अभी नहीं। चले, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारी यूटिलिटी है वो कार्डिनल है, यानी कि क्या है, मेजरेबल है। क्या एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन मेजरेबल हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है गधा, ये मेजरेबल है। एल्फ्रेड मार्शल यूटिल्स में नापते हैं, अभी वो पढ़ेंगे हम आगे। चले, कहाँ जा रही हूँ मैं इसमें पूछ रही हूँ, पॉइंट आगे लिख दूं नया, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। लेकिन उससे पहले पॉइंट आ रहा था कि मनी में मेजर कर रहे हैं हम, यानी कि मनी इज द मेजरिंग रॉड। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया आकर्ष ने, बोलो दोबारा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। एग्जाम्पल, हाँ यानी कि लगातार खाते चले जाना है, यानी कि तुमने एक पैक पिया तो तुम्हें लगातार पैक पीते जाने जब तक तुम्हें उल्टी नहीं हो जाती, और दूसरा तुम्हें बीच में चखना भी नहीं खाना है, यानी कि सिर्फ पैक पे पैक गटकने हैं। क्लियर हो गई बात,
क्या वो तुम्हारे ऊपर है। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, मैंने बोला सिर्फ तुम पीते जा रहे हो, तुम बीच में किसी चीज के लिए रुक ही नहीं रहे हो, वो है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस गंदी शक्ल क्यों बनाई हुई है। अब देखो मैंने क्या बोला। बीमार हो जाते हैं वो चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्शल क्या बोल रहा है, गधा है वो, जो बोल रहा है करो, या तो जाके नरक में जाके उससे पूछ कर आओ, नरक में वो होगा और नरक में तुम जाओगे, ठीक है, तो जाके पूछ के आओ, वो बता देगा तुम्हें। क्या तुम स्वर्ग में जाने वाले हो? इतने अच्छे तो कोई से भी नहीं हो, कोई सा भी नहीं है इतना अच्छा कि स्वर्ग में जाएगा वो। उसके तरफ क्यों देख रहे हो? हे भगवान यार। चल आगे चले। चले आगे। याशिका इतनी गंदी शक्ल क्यों बनाई हुई है? देखो यहाँ पे लिख लो। क्या अच्छाई है? क्या अच्छाई है, मैं तो पूछ रही हूँ ना। यानी कि ये सब चीजें जो हमारा ये एल्फ्रेड मार्शल का कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी बताया था जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था कि ये इम्प्रैक्टिकेबल है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्शल गधा है, बस ये मान लो। जो मार्शल बोल रहा है वो हमें मानना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉ देकर गया हुआ है। बन जाओ गधे इस एक कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन बनना तो पड़ेगा ना। नेक्स्ट है इसका पॉइंट। हाँ तो इसी अपनी तरफ कर लो, बोलो। लिखो। लगातार खा सकते हो कुछ चीज बिना पानी पिए, बिना कुछ के? अच्छा बताओ कितनी रोटियां एक साथ खा सकते हो? 4-5। लेकिन यहाँ तो ये बोल रहा है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तब तक उल्टी नहीं होती, तब तक खाते जाओ। इतनी कितनी खा सकते हो तुम? 100 प्लेट्स खा सकते हो। अगर एक नूडल्स को तुम कंपेयर करो तो तुम 100 प्लेट नूडल्स खा सकते हो, वो भी लगातार बिना ब्रेक लिए। तो ये प्रैक्टिकल है? फिर टाइम मतलब तुम खा सकते हो। अभी मंगवाती हूँ मैं, अकेले तुम्हें ही खानी है और लगातार खानी है। चले आगे चले। भैया है नहीं शायद ऊपर, तो जाओ ले आओ। चले। ओह माय गॉड, मेरा डायलॉग मेरे ऊपर ही चेप रहे हैं तो। जब अभी डांट पड़ी थी। कौन से 2 पॉइंट पहले लिख तो लो। मनी इज द मेजरिंग रॉड, हर चीज हम मनी में तोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्यों नहीं तोल रहे? वही तो बोल रहे हैं, सेटिस्फेक्शन तोलेंगे हम यहाँ पे, मनी में मेजर करेंगे, क्वांटिफाइबल होगा वो। मार्शल से जाके पूछो नरक में, उसने तोला है भाई, उसने तोला है। अब यहाँ पे तुम कुछ भी बोलो, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल, और ये चीजें मैंने बोला एजम्पशन है, यानी कि ये चीजें हमें मान के रखनी है। क्या हुआ? अभी तो हेलो बोला तुमने। पकड़ा देंगे वो फिर। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, मैंने क्या बोला, पैक पे पैक पीते जाने बिना चखने के साथ। कंटिन्यूअस कंजम्पशन रहनी चाहिए, बीच में 1 सेकंड का भी गैप नहीं आना चाहिए उस कंजम्पशन में। क्लियर हो गई बात? तभी ये प्रैक्टिकल, तभी ये माना जाएगा। ये इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो ये पूरा कार्डिनल वाला थ्योरी है, पूरी इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है। क्यों है? क्योंकि हम कभी भी सेटिस्फैक्शन को काउंट कर ही नहीं सकते। तुम खुद बताओ, तुम अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या काउंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर? इसलिए ये इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ना है कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमारा रहेगा कार्डिनल इम्प्रैक्टिकल है, मैंने ये बोला नहीं, अभी आज यही चलेगी सिर्फ 6। यहाँ पे है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि एक पैग में जितना पानी उतनी दारू। क्लियर हो गई बात?
सेम रहना चाहिए ऑल थ्रू आउट, यानी कि जितनी क्वांटिटीज तुम कंज्यूम करने वाले हो उसमें एक एक मेजर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल आइडेंटिकल पेग्स होने चाहिए। समझ में आती है? क्या बोलूं मैं और इसके अलावा, बताओ। आप तुम कुछ भी ले लो। मैं क्या बोलूं अब, मैं भी अभी यही बोलने वाली थी। सीरियसली मेरे दिमाग में गन्ने का जूस आया जूस सुन के। चले चले आगे। चलो तुम कर लो। नहीं हंस लो, नहीं नहीं हंस लो। हेट्रोजीनियस होते हैं जो सेम नहीं होते, और होमोजीनियस जो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। एग्जाम्पल दे दो। पानी में नमक का एग्जाम्पल क्या है? वो होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। हे भगवान, वो हेट्रोजीनियस है लेकिन रोटी का साइज बिल्कुल सेम है, यानी कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैंने क्या बोला? जितना पानी उतनी दारू, ऐसे याद रखना है। क्या ये बंद किसने कर दिया? दिशा बंद कर दिया पंखा? क्यों यार? ठंड, मेरे को गर्मी लग गई अब। हाँ? मेरे पास तक थोड़ी आ रहा है। हाँ एक सीट पीछे हो जाओ, पंखा चला लो यार, गर्मी लग रही है सही में। खोल दो पंखा, खोल दो, पीछे बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, साई के और इनके बराबर, निहाल के बीच में। जो हमारे गुड्स होंगे ना, वो क्वांटिफाइबल होने चाहिए, यानी कि तुम पैक को गिन सकते हो। क्लियर हो गई? क्या चीज नहीं गिन सकते हो? समुद्र का पानी गिन सकते हो? नहीं गिन सकते टेक्निकली, बट इसके अकॉर्डिंग नहीं। थ्योरी है। चले सर के, वेरी गुड एग्जांपल, सर के बाल। चले, अब इसमें साई कहाँ से बीच में आया? तारे, अच्छा ठीक है। चले, चले। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है टीयू और एमयू एनालिसिस। नहीं, कार्डिनली चल रहा है। टीयू क्या है हमारा, और एमयू क्या है हमारा? मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल एंड मार्जिनल। अभी बच रहा है क्या? क्या लिखवाया? एमयू एनालिसिस। ये टीयू और एमयू पढ़ रहे हैं कि टीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है। ठीक है, ग्राफ, हाँ ग्राफ भी बनाएंगे और स्केड्यूल भी बनाएंगे, तब चीजें क्लियर होंगी। अभी है टाइम, किसने बोला इतनी जल्दी ओवर हो रहा है? 1 घंटा भी नहीं हुआ स्टार्ट क्लास हुए थे। 9:30 बजे किसने बोला क्लास स्टार्ट हो गई थी? पौने घंटे तो हमने यहाँ पे वो करी है बातें। अरे जाओ यहाँ से, झूठ बोल रहे हो। अरे जाओ, चलो स्केड्यूल बनाओ। यहाँ पे लिखो हमारा क्वांटिटी, या फिर यूनिट्स, या फिर लिख लो यहाँ पे पेग। क्या होगा अगर वो 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाया मैंने तो? 9:25 पे यहाँ आई थी, तो उसके बाद पौना घंटा हमने बातें भी करी हैं। 9:25 पर नहीं आई थी, अंदर तो आप 15 लाइन थी। तो 10 मिनट ही करी बातें, इतनी तो नहीं, इतनी सारी बातें 10 मिनट में हो सकती है। 20 मिनट बात हुई, 15 पे आई 35। तो 1 घंटे की भी हुई अभी क्लास, तो 35 पे शुरू हुई थी ना, 35 हो गए। तो क्या चाह रहे हो? मैंने क्या बोला? मैं कार्डिनल पढ़ाए बिना आज नहीं जा रही कहीं। क्यों बताऊं? मैंने क्या बोला? कल का मेरा टाइम, तुम बताओ तुम्हारा डेली टाइम कितने बजे तक का रहता है? 12 बजे तक का तो टाइम तुम्हारा रहता है, उससे पहले तो मैं फ्री कर दूंगी। और बताओ, 10:30 जो भी है तुम्हारा, यहाँ पे टाइम कितना रहता है? 1:30 बस। वाह, मैं तो 12 सोच रही थी, अब तो 1:30 बजे तक ही पढ़ाऊंगी। चलो ये नहीं, मैं देख लूंगी अपना, मेरी टेंशन मत लिया करो तुम लोग। कोई नहीं,
मैं टर्निंग का पूरा जुगाड़ करके चल रही हूँ अपने साथ। चलो आगे। नहीं, इतनी वो नहीं है मेरे बस की करनी। चले, जो हमारी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं हमारे पैक की, हम कितने पैक पी रहे हैं। क्लियर हो गई बात। फॉर एग्जाम्पल तुम अभी अभी बैठे हो टेबल पे लेके पूरी ताजी सील्ड बॉटल और एक ग्लास। अरे यार मतलब ठीक है, अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चले आगे। तुमने फर्स्ट पिया, पैग अपने अंदर गया, तुम्हारी तुम्हारी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा क्या होगी? ज्यादा होगी यहाँ पे 10 यूटिल्स, यानी कि यहाँ पे जब हम एमयू और टीयू को जब हम एमयू और टीयू को मेजर करेंगे तो वो हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। जैसे हमारा केजी, लीटर्स और मिलीलीटर्स, ये सब हमारी मेजरमेंट्स चल रही होते हैं। वही हमारा टीयू और एमयू को हम किस चीज में मेजर कर रहे होते हैं? यूटिल्स में। सेटिस्फैक्शन को किस में मेजर कर रहे होते हैं? सब बोलो जोर से। यूटिल्स में मेजर कर रहे होते हैं। भैया मैंने पिया अपना सेकंड पैग, कहीं ना कहीं क्या मेरी सेटिस्फैक्शन कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। कम होगी। सबसे पहले में ज्यादा होती है। यहाँ पे तुम पैग का एग्जांपल मत ही लो, ये तो तुम उल्टा ही ले जाओगे। हाँ, गन्ने का जूस ले लो, इसलिए तो ये एग्जांपल नहीं ले रही। एक बात बताओ, बोलो। तुम इसको उल्टा ले जाओगे ना पैग के लिए, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये एग्जांपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल पढ़ाते हुए भी दिया था। तुम्हें प्यास लग रही है सबसे ज्यादा, मतलब ऐसी कि तुम बिल्कुल बेहोश रहोगे, यानी कि अब तुम्हें बॉटल खरीदनी पड़ेगी बाहर जाके पानी की। क्लियर हो गई बात। तुमने वो पानी की बॉटल में से आधी बॉटल पानी तुरंत गटक लिया, प्यास तो बुझ गई ना। यानी कि क्या तुम अगली बॉटल को भी खरीदना चाहोगे? 20 वाली बॉटल का कोई खरीदेगा अब? उसकी थोड़ी सी भूख तो मिट गई, पूरी तो नहीं मिटी, जब तक पूरी नहीं मिटी, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो कम हो जाएगी ना। एक बात बताओ, मेरा जो क्वेश्चन है वो तुम मुझे साफ साफ बताना, हाँ या ना में। तुमने जो एक ग्लास पानी सबसे पहले पिया, क्या उसकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा थी या फिर जो दूसरा ग्लास पानी पिया उसकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा थी? जो पहले पिया। उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। हाँ, एक गिलास पानी मैंने बोला वो बिल्कुल प्यासा मर रहा है। हाँ, एक गिलास पानी पिया, प्यास नहीं बुझी। प्यास नहीं बुझी, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो सबसे ज्यादा उसी एक ग्लास में थी। सेटिस्फैक्शन तो सबसे ज्यादा वहां होगा ना, जिसको कंज्यूम करके उसका पार्ट खत्म हो जाएगी। हमारी बुक में ये हाँ, तुम लोग समझ नहीं रहे। हाँ, फ्रैंक क्या? मुझे ऐसे नहीं पता, बट तुम मुझे एक चीज नॉर्मली बताओ ना कि क्या तुमने, तुम्हारे साथ तुम बिल्कुल प्यासे हो, मेरा पॉइंट समझना, बिल्कुल प्यासे। भूख वाला एग्जांपल ले लो, तुम बिल्कुल भूखे हो, बिल्कुल जैसे कहते हो तुमने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, तुमने चाइनीज वैन पे गए, ठीक है, जो तुमने पहली प्लेट ऑफ स्प्रिंग रोल खाया, क्या उसकी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा थी या फिर जो सेकंड प्लेट खाई उसकी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा? मैं सेटिस्फैक्शन वर्ड बोल रही हूँ, यूटिलिटी नहीं बोल रही अभी फिलहाल। सेटिस्फैक्शन को देखो, क्या तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन सबसे पहली प्लेट में मिली थी, क्या एक सही सही बात बताना, जब तुम्हें सबसे ज्यादा भूख लगती है तुम कुछ भी खा लो, तुम घिया भी खा लो, क्या वो टेस्टी लगता है? लगता है या नहीं लगता? ये तुम्हें दाल मखनी नान मिल गई जब भी तुम बिल्कुल ताजे ताजे भूखे थे, अच्छी लगेगी? फर्स्ट वाली प्लेट तो, फर्स्ट नान तो ऐसी लगेगी कि तुम खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, होगा या नहीं होगा? लेकिन सेकंड नान पे आके कहीं ना कहीं तुम्हारा पेट भी तो बोलेगा थोड़ी जगह बची है, बोलेगा या नहीं बोलेगा? यानी कि सेटिस्फैक्शन कम हो रही है या बढ़ रही है? खुद बताओ। कम हो रही है। अब समझ में आ गई ये चीज? यानी कि तुमने एक ग्लास पानी पिया, उसमें तुम्हारी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा थी, वही तुमने दूसरा ग्लास पानी पिया तो यानी कि तुम्हारी सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं उससे कम होती हुई दिखेगी, यानी कि 8 हो रही है। हाँ, वेरी गुड एग्जाम्पल, मूवीज। क्या बोला मैंने? पूरी थ्योरी ही क्या है? क्या बोला था? इम्प्रैक्टिकल है। यानी कि जो चीज हो रही है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। जो लिखा है बस पढ़ो, मार्शल जो कह रहा है बस आंख बंद करके सुन लो। हाँ, लिख लो इसे भी। हाँ, इम्प्रैक्टिकल के आगे लिखना है, लिख लो, मार्शल गधा है, एक्चुअल में था वो जो उसने सब चीजें बकवास लिखी है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वाओ, हाँ वेरी गुड। और इसका अभी हमें अभी ही
हमें अभी निहाल ने एक एग्जाम्पल दिया, इसका क्या एग्जाम्पल दिया? मूवीज का सबसे बेस्ट वेल एंड गुड एग्जाम्पल क्या? एक ही मूवी को तुम 10 बार देखते चले जा सकते हो लगातार, देखिए, बट इकट्ठा 10 बार, इकट्ठा 10 बार। यहाँ पे हम बात करें इकट्ठा खाने की, इकट्ठा तुम जितनी देर, तुम्हारी एग्जाम्पल 10 घंटे की फ्लाइट है, तुम एक ही मूवी को 5 बार लगातार बिना रुके देख सकते हो, एक ही मूवी को तुम उसको देखते रहोगे? भाई मेरे बस की तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार देख लूंगी, वो भी बीच में गैप चाहिए होगा, लगातार तो नहीं देख सकती। समझ में आ रही है बात सबको? यहाँ पे तुम लगातार खा रहे हो, लगातार पी रहे हो, लगातार देख रहे हो, ऐसे डील करो। फिर हम तुमने थर्ड पेग पिया या थर्ड गन्ने का ग्लास का जूस पिया, तो यहाँ पे तुम्हारी सेटिस्फैक्शन और कम होगी, से 5 यूनिट्स, ठीक है। अब तुमने पिया चौथा, यानी कि तुम्हारी जो सेटिस्फैक्शन होगी वो कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी, यानी कि अब तुम्हारा मन ऊपने लगेगा। अब नहीं, फिर भी तुमने चलो ठीक है मन मार के दोस्त के कहने पे एक और ले लिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस में चली जाएगी, यानी कि तुम्हें उल्टी हो गई। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई? जहां पे ये 4 रह रही है उसको हम बोलते हैं सैटिटी का पॉइंट, यानी कि यहाँ पे हमारी सेटिस्फैक्शन न्यूट्रल हो रही है। इक्विलिब्रियम तो नहीं कहेंगे, बट यहाँ पे सैटिटी का पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा, आ जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ रहा, बस हम ऊब गए हैं, पेट भर गया है, बट मन हो रहा है और खा ले तो खा रहे हैं, लेकिन अब खा लिया तो उल्टी हो गई, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव। ये डिससैटिस्फैक्शन का पॉइंट हो गया हमारा, जो -3 वाला पॉइंट है। और यहाँ पे क्या ऊपर हो रहा है? सिर्फ सेटिस्फैक्शन होती जा रही है। क्लियर हो गई बात? अब जो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है कैसे निकलती है? कैसे निकाली? जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी होता है कि तुम्हारी, बोलूं मैं, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो 1 पे कितनी रहेगी? 10 ही रहेगी। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि सेकंड जब तुमने यूनिट कंज्यूम कर ली तो तुम्हारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, कितनी सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिली, इन दोनों की मिला के मिलेगी या नहीं मिलेगी? यानी कि कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। वही थर्ड यूनिट को खाया, थर्ड पैक पिया, तो कितनी यूटिलिटी मिली है इन टोटल? 23 यूटिलिटी मिली है, 23 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। अब यहाँ पे 0 थी तो कितना आएगा? 23 आएगा, और फिर क्या आएगा? 20। ये तुमने इस वाला पॉइंट पढ़ा होगा, अब समझ में आ गई बात? बट एमयू कभी भी ऐसा नहीं चलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी, मैं उन दोनों को क्लासिफाई कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि वो दोनों क्या बोल रहे थे। चले आगे। अब इन्हीं से एरो, या तो तुम्हारे पास इधर की तरफ स्पेस है तो इधर निकाल लेना, नहीं तो नीचे ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के नीचे लिख लो। इससे तुम्हारे फॉर्मूलाज क्या निकलते हैं? हाँ, ऊपर से नीचे ऐड कर रहे हैं, यूनिट्स देखो कैसे ऐड कर रहे हैं। M1 + M2 + M3 + M4 + M5 ऐसे निकला है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे मत देखो। चले लिखे, यानी कि TU का फॉर्मूला कहीं ना कहीं क्या बन रहा है? M1 + M2 डैश डैश ऐसे Mn तक, यानी कि जितने भी n होंगे, जितने भी यूनिट्स होंगे। क्लियर हो गई? यानी कि सिग्मा MU का फॉर्मूला बन रहा है। ये MCQ में आएगा, और इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे क्लास में। एक तरह से क्या दिख रहा है? यूनिट्स बढ़ रही हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? घट रही है, यानी कि इनवर्स रिलेशन दिख रहा है, यूनिट्स बढ़ेंगी तो MU। अब क्या हो गया? अरे बड़ी दिक्कत है इसमें, लिख लो। तुम लड़कियों की तरह क्यों हंसते हो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। मुंह पे हाथ रख के ऐसे ऐसे होके, वो तो लड़कियां हंसती हैं ऐसे। ऑफेंड हो गए क्या? मैंने बस तो छाप दो फिर।
ऑथर बना दो, पहले लिख तो लो। चले आकर्ष कहाँ गया? तो ये रखी थी बॉटल। उसमें उसने पागलों वाली क्या बात करी? तो नहीं हो सकता। आप कभी ले सकती हो। हाँ मैं 3 दिन से रोज पढ़ के आ रही हूँ, आप मुझे बता दो मुझे पढ़ना है। मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? ठंडा है पानी, ठंडा है। हाँ। देना, वो ठंडा नहीं है, उसे भी भर लाओ ठंडे पानी से। ये सारा वेस्ट दिख रहा हूँ। पिला दो इन सबको एक एक घूंट प्रसाद के नाम का। क्या हो गया? लड़ लो, पहले लड़ लो। बैट ले आओ बाहर, डंडे ये रखा एक डंडा तो। यासी को अपने हाथ में उठाना, उसे आदमी को बैठने देना, ठीक है? बंच ऑफ फ्रेंड हो गया शायद आज। किसने बोला? ऐसा भी हो सकता है कि विवेक भैया सुबह सुबह कहीं जा रहे हो, ठीक है, और कन्हैया भैया की क्लास हो, और विवेक या फिर तुम करो, क्योंकि भाभी ने तुमसे कहा है। भैया कल क्लास अकाउंट्स की है या नहीं है? पूजा दीदी ले लें आपके वाले टाइम पे। क्या 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 गलत बोला इसमें मैंने? या तो क्लास के बाद बोलना, मिला भी दिया। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो। अगर मुझे ये वाला MUN निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा? ये वाला MU निकालना है, TUN-1। इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले TU को इस वाले में से माइनस करेंगे तो यही निकलेगा, आएगा या नहीं आएगा? 18 में से 10 माइनस करेंगे तो ये निकलेगा, यानी कि ये TU@2 है और ये TU2-1 है, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकलेगा, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है। अब समझ में आ गया? लिख लो इसे भी। क्या? MUN यानी जिस नंबर की, जिस यूनिट की, N है यहाँ पे यूनिट, लिख लो। N यहाँ पे हर जगह क्या है? यूनिट्स है। और इसी का दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, बताओ क्या होता है? होता ही नहीं है। डेल्टा TU अपॉन डेल्टा यूनिट्स। कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर है सबके पास? कैलकुलेटर डेली रखना है, और ऐसा मत करना पेपर में लेके नहीं जा रहे हो, लॉ के पेपर में और इसके पेपर में भी लेके जाना, लेके जाना, पता चल जाएगी अभी क्यों, लेके जाना। बता दो। मार्क्स कैलकुलेट करने में काम आएगा, ठीक है? उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, मुझे चैप्टर याद नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में थे, बट हमारे में तो थे जो आए थे कैलकुलेट करने के लिए। और वर्ड्स, जैसे हमारे में तो वर्ड्स कैलकुलेट करने के काम आ गए, कितने क्वेश्चन में, मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखने हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हो तुम। पेपर में कितना दिमाग लगाओगे? तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में से 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 300 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। इसका एक ट्रिक होती है, मार्क्स और नंबर से कैलकुलेट होता है ये कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स लिखने हैं। मैं इसको दोबारा से एक बार मेरे रजिस्टर में लिखी हुई ये चीज मैं देख के बता दूंगी तुम्हें वहां से। इन दो फॉर्मूले ये फॉर्मूला इतना रेलेवेंट नहीं होता, ये ज्यादा रेलेवेंट होता है। डेल्टा TU यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अपॉन उन दोनों का डिफरेंस निकालो। 18 - 10 अपॉन 2 - 1 कितना आया? कितना आ रहा है? डेल्टा यूनिट्स है ना, डेल्टा इन द चेंज इन यूनिट्स, ठीक है? यानी कि हमारा जो MU होता है वो क्या होता है एक तरीके से TU का, बोलो। एग्जाम क्वेश्चन
क्लियर हो गई ये बात सबको? अब ग्राफ बनाएंगे इसका। mu स्लोप होता है tu का, ये याद रखना है। हम यहाँ पे y एक्सिस पे शो करेंगे हमारा tu या फिर mu यूटिल्स में, और यहाँ पे हम शो करेंगे हमारी यूनिट्स, यानी कि हमारे कितने पैग हमने पिए। क्लियर हो गई बात? क्लियर है सबको? ये इधर की तरफ नहीं आ सकता पेज वाला, चलो छोड़ो। जो हमने ये बनाया कर्व mu का और tu का, क्या mu सिर्फ गिरता हुआ दिख रहा है? बट tu क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गई बात? यानी कि जो मेरा कर्व बनेगा वो कहीं ना कहीं कैसा बनेगा tu का? कहीं ना कहीं पहली बात तो यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि जीरो तो रह ही नहीं रहा ना। यानी कि जो मेरा tu का कर्व होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, ठीक है, उल्टा u। और यहाँ पे बीच में एक लाइन बना लो डॉटेड, जब वो हाईएस्ट है तो एक डॉटेड लाइन बना लो। तुम्हारा mu जो होगा वो हमेशा गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये तो है तुम्हारा tu कर्व और ये है तुम्हारा mu कर्व। अब इसमें मार्क करना, क्यों tu नहीं उठा, mu गिरा है सिर्फ। tu तो बढ़ रहा है, देखो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, उसके बाद फिर कांस्टेंट रह रहा है और फिर गिर रहा है। क्लियर है ये बात सबको? तो यानी कि tu यहाँ पे जो बढ़ रहा है, जब भी कोई कर्व, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई भी कर्व जब हमारा ऐसे बढ़ता है स्ट्रेटली तो वो बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। लेकिन जब भी तुम्हारा कोई कर्व ऐसे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो बढ़ तो रहा है बट वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, यानी कि कम रेट से बढ़ रहा है, कम परसेंटेज से बढ़ रहा है। क्लियर है ये बात सबको? पीछे तीनों को ये बात क्लियर है? ये क्या बताया मैंने, बताओ? कोई भी ग्राफ, सिर्फ tu नहीं, कोई भी ग्राफ अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बढ़ रहा है यानी कि वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, रेट बढ़ती जा रही है। लेकिन तुम खुद देखो, ये जो रेट है क्या वो सेम नंबर ऑफ प्रोपोर्शन से बढ़ रही है? यहाँ तो 8 यूनिट से बढ़ी, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 यूनिट से बढ़ी। अगर यही यूनिट हमारी 8 से या 9 से बढ़ जाती तो हमारा कर्व और स्टीप हो जाता और नैरो हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? तो सबको समझ में आती है ये बात? इसीलिए जो मेरा tu का कर्व होगा वो हमेशा कैसा जाएगा? यार ये क्यों नहीं बढ़ता आगे? जो मेरा tu का कर्व जाएगा वो हमेशा घूमता हुआ जाएगा, ऊपर से जाएगा, यानी कि ये बढ़ तो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। और यहाँ पे tu क्या रह रहा है? मैक्सिमम रह रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉल्स। अब वही तुम mu को देखो, यहाँ mu गिर रहा है, फॉल कर रहा है, लेकिन क्या है? पॉजिटिव रह रहा है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। फॉल तो यहाँ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? 0 है। और यहाँ पे भी फॉल तो कर रहा है, लेकिन क्या है? नेगेटिव है। यानी कि इससे हमारा एक एनालिसिस निकलता है। क्या एनालिसिस निकल रहा है? एनालिसिस में 3 डब्बे बना लो, 3 पॉइंट, tu mu, tu और mu। अगर तुम्हें याद हो तो ये 11th में पूरा 5 से 6 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आता था, tu और mu का एनालिसिस। रिलेशनशिप बिटवीन tu और mu पूछता था, रिलेशनशिप बिटवीन tc mc और ac पूछता था। ये वैसा ही क्वेश्चन है, और लेकिन पेपर में जस्ट बिकॉज तुम्हारा mcq आने वाला है तो वो यहाँ पे इंच के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि जब तुम्हारा tu डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है तो तुम्हारा mu क्या कर रहा है? पॉजिटिव है। फॉल तो कर ही रहा है, फॉल तो वो तीनों स्पेस पे कर रहा है, लेकिन वो क्या है? पॉजिटिव है। वही जब तुम्हारा tu जो है वो हाईएस्ट है तो mu क्या है? 0 है। क्लियर हो गई ये बात? और वहीं जब तुम्हारा tu फॉल कर रहा है तो mu क्या है? नेगेटिव। क्लियर हो गई ये बात सबको? लिख लो फटाफट से। इसकी एक्सेप्शंस भी है, मैं सोच रही हूँ इसी पेज पे कर दूं एक्सेप्शंस, फिर हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। चलो यहाँ पे इनकी लिमिटेशंस लिखनी है।
दीदी फालतू की बातों का आंसर नहीं देती। चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रेस्टिजियस गुड्स, लग्जरी गुड्स। क्लियर है बात? दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 3 ही एग्जाम्पल है बस, हॉबीज और क्या है? हैबिट्स। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं कि जितनी ज्यादा यूनिट्स बढ़ेंगी उतनी ज्यादा हमारी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? किसके? अनसाउंड माइंड, वो एजम्पशंस थे, वो हमें मानना है। ये लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करते हुए हमें मानना है कि ऐसा हो रहा है। ये है कि यहाँ पे होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेस्टिजियस गुड्स, डायमंड जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। और तुम्हें किसी चीज की हॉबी है, डांस की हॉबी है फॉर एन एग्जाम्पल, तुम जितना ज्यादा डांस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। और वही हैबिट्स, तुम्हें ड्रिंक करने की हैबिट लग गई है, जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गई ये बात सबको? चले आगे। अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, 4 क्वेश्चन है जो मैं बना के लाई हूँ, बस लिख लो फटाफट से। कर दूं आगे? ये फेयर बन रहे हैं तो अलग अलग पेन्स क्यों नहीं यूज हो रहे? ब्लैक भी नहीं है, हाईलाइट भी नहीं कर रहे। फिर से बना लोगे वो तो टाइम वेस्ट ही हो गया। याशिका कंप्लीट हो रहा है नोट्स घर पे? चले? हो गया पीछे तीनों का, दोनों का? आदर्श? हाँ, खुद एक चीज देखो ना, अगर तुम्हारी कोई हॉबी है, तुम्हारी कोई हैबिट है, ड्रिंक का मैंने एग्जांपल क्यों कैंसिल किया, पीछे पेग्स का एग्जांपल क्यों कैंसिल किया? तुम लोगों ने क्या बोला? जितनी ज्यादा पियेंगे उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। क्लियर है? तुम सही लिख लो। ई नहीं आया बीच में, बस एक जो भी है। चले क्वेश्चंस करें? चलो लिखो, क्वेश्चंस करने हैं, तुम देख लो तुम कैसे लिखोगे। 4 क्वेश्चन है बस, तुम्हें सॉल्व करने हैं तो तुम देख लो कैसे करोगे। यूनिट्स, यहाँ लिखो MU और यहाँ लिखो टीम। 1 2 3 4 5 6 लिख लो। तुम्हें MU कैलकुलेट करना है। गलत हो गया ये। 8 13 16 16 15 और 12 ये है। पहले बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर तुम्हें फर्स्ट MU दे रखा होता ना, तब तुम वो फॉर्मूला लगा सकते थे, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोई भी MU की यूनिट नहीं दे रखी, यानी कि तुम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे? MUN इज इक्वल टू, बोलो, वेरी गुड। और तुम्हारी फर्स्ट यूनिट पे क्या रहती है? सेम होती है, यानी कि 80 रहेगी। क्लियर है?
अब क्या करेंगे? 13 में से 8 13 में से 8 माइनस कर देंगे। 13 माइनस 8 5, 16 माइनस 3 0 वेरी गुड। पेपर में आ गया तो कर लोगे। अभी देख नेक्स्ट वाला देखते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये हमारी यूनिट्स, ये है हमारा पीयू और ये है हमारा एमयू। यहाँ पे लिखो यूनिट 1 और यहाँ पे तुम लिखो यूनिट नंबर 5। यहाँ है 50 और यहाँ 10। बोलो अब यूनिट देख लेना और तब आंसर देना सोच समझ के। पहले बताओ 1 पे क्या होगी एमयू? पक्का? अब बताओ यहाँ पे क्या होगी? 40 कैसे? यूनिट सेम दिख रही है यहाँ पे, 1 से 2 ही हो रही है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या? डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा यूनिट्स, यानी कि 50 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 1 कितना आया? क्लियर हो गई बात सबको? चलें आगे। बोलो अब। मैंने उल्टा लिख दिया है शायद, 1 मिनट।